हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन MES स्टडी चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आप नए व्यूअर हैं तो पहली चीज़ तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि नए वीडियोस हमारे पढ़ें तो आपको पता चलते रहें कौन से वीडियो कब पढ़ रहे हैं। और अगर आप यहाँ एग्रीकल्चर पढ़ने आए हैं तो बताना चाहता हूँ कि आप इसकी प्लेलिस्ट, चैनल की प्लेलिस्ट में जाके पार्ट फर्स्ट पहले देख लीजिए ताकि आपको पार्ट टू जो है ज़्यादा बेहतर समझ में आए। ठीक है, ये पार्ट फर्स्ट जो है थोड़ा सा बड़ा है लेकिन उसमें बहुत ही फैक्चुअल चीज़ें हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देखेंगे, यहाँ से एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, ये वर्ड में पूछा गया है तो ये है नॉर्मन अर्नेस्ट। ठीक है, यहाँ उड़ा रहेगा बॉर्लॉग। ठीक है, और ऐसे इंडिया में पूछते हैं, ये सब आपको पता होगा। भारतीय हरित क्रांति के जनक तो MS स्वामीनाथन, ये आपको पता है लेकिन इम्पोर्टेंट है तो एक बार रिवीजन हो जा रहा है आपका। ठीक है, इसके बाद है इनको कई पुरस्कार मिले हैं। ठीक है, मेन ये इम्पोर्टेंट है कि भारत में इनको पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। ठीक है, 2006 में। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये आपका जो एक कूट वाले क्वेश्चन देते हैं उसमें आ सकता है। ठीक है, इसके बाद इम्पोर्टेंट है आपका, उसके बाद आपका इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था, 66 में प्रथम हरित क्रांति। ठीक है, इसके बाद में भी सेकंड और थर्ड फेज चला था। ठीक है, और हरित क्रांति जो है इसका सबसे पहले किसने ये शब्द दिया था, विलियम गैट ने। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन एक ये, दूसरा आपका ये और ये इम्पोर्टेंट है। ये कूट वाले क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें कभी कभी पूछते हैं प्रथम हरित क्रांति में कौन से फसल की पैदावार ज़्यादा हुई थी, तो गेहूं की पैदावार ज़्यादा बढ़ी थी। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रमुख क्रांतियां हैं, यहाँ से मिलान करने का आ जाता है ना, ये दो सूची दिए रहते हैं फर्स्ट सेकंड, उसमें मिलाने के लिए आता है तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए प्रमुख क्रांतियां हैं और उससे संबंधित, किससे संबंधित है ये दिया है। हरित क्रांति आपको पता है फसल से संबंधित है। श्वेत क्रांति जैसे ऑपरेशन फ्लड है ना, जिसके तहत चला गया था, ये दुग्ध उत्पादन से है। पीली क्रांति तिलहन से उत्पादन है। ठीक है, लाल क्रांति जो है ये मांस और टमाटर दोनों से उत्पादित, ठीक है, दोनों के उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति ये झींगा जो मछली होती है, ठीक है, और प्याज उत्पादन, ये दोनों से रिलेटेड है। नीली क्रांति ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, इस बार भी आर में आया था। काली क्रांति जो है ये पेट्रोलियम से और खनिज तेल से रिलेटेड है, इसे काला सोना कहते हैं, आप लोग को पता होगा। ठीक है, इसके बाद आता है भूरी क्रांति, दूसर क्रांति, इसे कहते हैं उर्वरक। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। सिल्वर क्रांति जो होती है, सिल्वर क्रांति ये होता है अंडा उत्पादन। ठीक है, एग से। सुनहरी क्रांति, इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, ये है बागवानी, इसी दोनों में लोग कंफ्यूज होते हैं। रजत क्रांति सिल्वर कहेंगे तो आपका हो जाएगा अंडा उत्पादन, और सुनहरी क्रांति कहेंगे, ठीक है, गोल्डन रिवोल्यूशन, तो ये रिलेटेड है बागवानी उत्पादन से। इंद्रधनुष क्रांति, ठीक है, इंद्रधनुष क्रांति है, इंद्रधनुष क्रांति है, ये खाद्यान्न उत्पादन से रिलेटेड है। और एक इंद्रधनुष मिशन होता है, वो सरकार की टीकाकरण से रिलेटेड है। ठीक है, टीकाकरण से रिलेटेड है, जिसमें कई जो है अलग अलग बीमारियों के टीके जो है एक साथ दिए जाते हैं बच्चों के लिए। ठीक है, आगे है एवरग्रीन क्रांति, तो ये खाद्यान्न उत्पादन को 2 गुना करने से। ठीक है, तो ये सब आ जाएगा मिलान करने के लिए। तो इसमें जो भी आपको लग रहा है कि आपने पहली बार सुना या दिमाग में उतना नहीं था, वो आप अलग से लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसा मैंने बताया, ये क्लास आपके लिए बहुत ही मायने रखती है। ठीक है, इसमें कई चीज़ें हैं, जैसे एक ये है एग्रो इकोलॉजिकल जोन। ठीक है, ये 20 है, और अगर आप देखेंगे तो यूपी में भी इसकी संख्या 20 है। इसमें लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, जबकि आप देखिए ये है कृषि पारिस्थितिक, यानी इकोलॉजिकल वर्ड लगा हुआ है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब ये जो है 20 है, जबकि जो कृषि जलवायु क्षेत्र है ये 15 है, और इसमें 15 में 9 की कहाँ है, इंडिया, यहाँ यूपी में। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, क्या क्या याद रखना है कि जब ये कृषि के साथ जलवायु आए, तो 15 है भारत में, जिसमें 9 है यूपी में, और जब आएगा एग्रो इकोलॉजिकल यानी पारिस्थितिक तंत्र, तो 20 है यूपी में भी और इंडिया में भी। अब इस बार इसमें ये क्वेश्चन आया था आर में, उसमें पूछे थे मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र, उसमें 3 दिया हुआ था।
हाँ, तो अब इसका एग्जैक्ट क्या है वो जब आंसर की फाइनल आएगी तब पता चल पाएगा। ठीक है, क्यों दिए हैं 3, किस आधार पे। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। ये मैंने सर्च किया था तो ये मिला था कि यूपी को भू आकृतिक रूप से मुख्य रूप से 3 प्रकार से इसमें दिया है, लेकिन ये प्रॉपर क्वेश्चन मेरे ख्याल से उसमें नहीं पूछा गया था, तो इसलिए इसमें वेरिएशन आ सकता है। ये जब आयोग क्लियर करेगा तो मैं भी अपने वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अब देखिए, सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुई थी पंतनगर में। ठीक है, उत्तराखंड में। अब पंतनगर तब उत्तराखंड जो है यूपी का ही हिस्सा था, आपको पता है, और गोविंद वल्लभ पंत के नाम पे ये था, समझिए। ठीक है, अब आगे है फसल और उनसे संबंधित रोग। तो ये आप पहली वाली क्लास अगर आपने देखा है तो उसमें समझिए आपका रिवीजन हो रहा है। गन्ने से रिलेटेड है रेड रॉड, ठीक है, धान, खैरा। ठीक है, ये सब मिलाने के लिए आता है, जैसे इस बार आया था खरपतवार और ये मिलाने के लिए, या कीटनाशक। ठीक है, तो ऐसे मिलाने के लिए आएगा, तो ये आप मोटे तौर पे देखते रहिए। ठीक है, अरहर में उकटा रोग होता है, आलू में झुलसा रोग होता है, बाजरा में, ठीक है, बाजरा भी C4 टाइप का है। ठीक है, C4 में मैंने बताया था 3, है ना, मक्का, गन्ना और बाजरा। ठीक है, याद रखिएगा। और मटर में बुकनी होता है, मटर में बुकनी रोग होता है। बाजरा में हरितबाल रोग होता है, हरितबाल आता है कई बार एग्जाम में। चलिए आगे चलते हैं। ये है बोर्ड और उनसे संबंधित स्थल, ये इम्पोर्टेंट है, आप ये सब नोट कर लीजिएगा, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिएगा। काफ़ी आपको पता है सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होती है, तो यहाँ पे बेंगलोर में काफ़ी बोर्ड है। रबड़ जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है केरल में, तो कोएट्टम, केरल के कोएट्टम में रबड़ बोर्ड है। चाय बोर्ड की बात करें तो आपको पता है चाय का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, तो कोलकाता में चाय बोर्ड की स्थापना की गई। और तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है, तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर में तंबाकू बोर्ड की स्थापना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रमुख तथ्य जो हैं क्या क्या हैं। सर्वाधिक चने का उत्पादन कहाँ होता है? बुंदेलखंड में, आपको पता है ना, पठारी क्षेत्र है। और इधर जो दलहन वाली फसलें होती हैं उसके लिए उपयुक्त तो मृदा होती है, इसलिए यहाँ पे चने का उत्पादन होता है। वहीं अगर संतरे की बात करें, प्लाईवुड का कार्य की बात करें, तो सहारनपुर, ये अमूमन प्रतिवर्ष पूछा ही जाता है किसी न किसी एग्जाम में सहारनपुर का। ठीक है, अब वो चाहे संतरे से रिलेटेड हो, चाहे प्लाईवुड के कार्य से रिलेटेड हो। और अफीम फैक्ट्री कहाँ पाई जाती है? ठीक है, तो ये गाजीपुर में पाई जाती है। अब इसमें ये याद रखिएगा कि जो ये फैक्ट्री कहाँ है, तो ये तो गाजीपुर में है। लेकिन कभी कभी पूछते हैं उत्पादन, हाँ, उत्पादन मतलब फसल कहाँ उत्पादित होती है, तो ये होती है आपका बाराबंकी में। कहाँ होता है? बाराबंकी में। ठीक, तो ये याद रखिएगा आप। ठीक है, आगे चलते हैं। कन्नौज किसके लिए फेमस है? तो कन्नौज इत्र के लिए फेमस है, आपको पता है, फूलों की नगरी भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रमुख आलू निर्यातक जोन कौन सा है? आगरा। ताज ब्रांड जानते हैं, ठीक है, आगरा। आगे चलते हैं। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन प्रतापगढ़ नंबर 1 पे है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। लीची का सर्वाधिक उत्पादन वैसे तो बिहार है सबसे ज़्यादा, शाही लीची GI टैग मिला हुआ है। यूपी की बात करें तो सहारनपुर और मेरठ। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि निर्यातक क्षेत्र कौन कौन सा? लखनऊ, सहारनपुर और आगरा। ये बताया जा रहा था ना निर्यातक जोन, तो यही है, 3 है मेन। ठीक है, कभी कभी संख्या पूछते हैं और कभी कभी ये पूछ लेंगे कौन सा, जैसे लखनऊ और सहारनपुर ये दोनों आम के लिए फेमस है, आगरा जो है आलू के लिए। ठीक है, ताज ब्रांड से। आगे चलें। अब यह है पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक। ठीक है, पॉलीक्लिनिक, तो ये कहाँ कहाँ है? गोरखपुर, मुजफ्फरनगर और लखनऊ में, 3 हैं। दुग्ध संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? लखनऊ में। सर्वप्रथम स्थापित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक गोरखपुर और मुरादाबाद। ठीक है, वैसे कब से ये शुरू हुआ ग्रामीण बैंक? तो ये 1975 से, याद रखिएगा। बाकी आगे अभी आएगा, इसकी 6-7 क्लासेस बनेंगी, आप हर क्लास देख लेंगे तो आपका एग्रीकल्चर जो कि थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होता है, थोड़ा बहुत जियोग्राफी से रिलेटेड होता है, आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान कहाँ है? मेरठ। ठीक है, अब अगर आप बात करेंगे इंडिया में तो आपको पता है शिमला में है ना, इंडिया में शिमला में है। बट अगर यूपी की बात करें तो यूपी में
मेरठ में। ठीक है, अब इसे याद, जैसे आलू शिमला की सब्ज़ी याद करते हैं, ठीक है, तो आलू शिमला हो गया शिमला में। वैसे अगर आलू यूपी में कहेंगे, यूपी में, तो आलू की सब्जी और पराठा अच्छा लगता है, पराठा से मेरठ, ऐसे करके टोनिंग करके आप याद कर सकते हैं। ठीक है, दिमाग में बैठने वाली बात है, एक बार बैठ जाता है तो ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद 1989 में, ठीक है, लखनऊ में स्थापित किया गया था। ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, आ सकता है यूपी स्पेशल में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, जैसे एक बार ये इस बार आया था कोई कृषि से रिलेटेड कि आयोग की स्थापना कब हुई, 2017 में, ऐसे ही आ सकता है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद में। ठीक है, आगे चलते हैं। डेयरी शोध संस्था, ये करनाल हरियाणा में है, ये तो फेमस है ही। ऑपरेशन फ्लड योजना दुग्ध उत्पादन से 1970-71 में शुरू हुई। ठीक है, जैसे आप श्वेत क्रांति पढ़े थे तो उसी के अंतर्गत ये था। ठीक, आगे चलते हैं। आगे है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना, ये कहाँ हुआ था, गुजरात में आनंद। ठीक है, 87 में। आगे अंगोला ऊन, पश्मीना ऊन, ये सब आता है। ठीक, ये किससे रिलेटेड है, बकरी से, यही आएगा, किससे प्राप्त होता है याद रखिएगा। करिश्मा गया क्लोन भैंस में जन्मी। ठीक है, कटरी मृदा। स्वास्थ्य मृदा कार्ड योजना कहाँ से शुरू हुई, सूरतगढ़ राजस्थान से। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर मिशन प्रारंभ हुआ 2005। ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना में। और इसके आगे है राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र, ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था, शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र। व्यापक फसल बीमा योजना 1 अप्रैल 85 से शुरू हुआ। विशेष कृषि उपज योजना का संबंध किससे है, कृषि उत्पादक निर्यात से ही रिलेटेड एक बजट में आया था, निर्वीक योजना है ना, निर्वीक, तो वो भी याद रखिएगा, निर्यात से रिलेटेड है, ये इतना याद रखिएगा। नाबार्ड की स्थापना, ये इम्पोर्टेंट है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, आगे देखते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। और इसका कभी कभी फुल फॉर्म आता है, पूछते हैं, हाँ, तो याद रखिएगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। ठीक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। ओके, आगे है नफीड की स्थापना 85 में हुआ था। ट्राइफेड की स्थापना 87 में हुआ था। ये जनजातियों से संबंधित है, मेन ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक सेट भी होता है, वो इम्पोर्टेंट है, आगे की क्लास में आएगा, बताया जाएगा। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना 63 में हुई थी। ठीक, आगे है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में हुई थी, ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको आगे एग्जाम में देखने को मिल सकता है। 1975 में हुई थी। नरसिम्हन समिति की सिफारिश पर, हाँ, जैसे आपका आता है स्वर्ण सिंह समिति और शिव रमन समिति, वैसे ही नरसिम्हन समिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से रिलेटेड हैं। आगे बात करें तो सरकार किसकों से कृषि उपज का क्रय जिस प्राइस पर करते हैं उसे क्या कहते हैं, वसूली कीमत, ये इम्पोर्टेंट नहीं है उतना। सब्जी वाली फसलों के लिए बाज़ार में क्या होता है, अति अल्पकालिक, ये इम्पोर्टेंट है। जो मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ वो आप कहीं नोट करते चलिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकता है। किसान बही योजना 92 में चली थी। तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी, इसमें कृषि की विकास दर ऋणात्मक रही। रीजन आप जानते होंगे कि उस समय 62 में चीन का युद्ध हुआ, उसके बाद 65 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, और उसके अलावा जो सूखा पड़ा था वो अलग से जो है, यही सब रीजन रहे कि उस समय जो है विकास दर कृषि की ऋणात्मक रही, नहीं तो अमूमन इसकी विकास दर ऋणात्मक नहीं रहती है। ठीक है, आगे चलते हैं। कृषि उत्पादों की मांग स्थायित्वहीन है। ओके, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान, ये मैसूर में है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में है। कृषि विपणन यानी मार्केटिंग, विपणन मतलब मार्केटिंग होता है, और ये है जयपुर में। राष्ट्रीय बौनी धान की प्रजाति जया होती, ये इंपॉर्टेंट है, आता है। ठीक, वहाँ पे जब धान में पढ़ा रहा था फर्स्ट पार्ट में, वहाँ पे था नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये पिछली क्लास में आया था। ठीक, तो ये याद रखिएगा। दलहनी फसल आएगी तो 1:2:1 रेशियो रहता है।
और जब मोटा अनाज आएगा NPK तब 1 to 4 हो जाएगा। ठीक, अब मोटे अनाज है, मोटे के लिए कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, इसलिए 1 to 4 हो जाएगा। और दलहन है तो इसमें कहीं ना कहीं दहन वर्ड आ रहा है, दहन में 1 से 2 हुआ, 2 से फिर दहन हो गया, कंज्यूम हो गया, ठीक है, 1 हो गया, तो 1:2:1 और 1:2:4 ये हो जाएगा। आंवले की किस्मों की बात करें तो इसमें कंचन है, कृष्णा है और बनारसी, 3 है। ठीक है, हाँ, तो मैं बता रहा था, आई थिंक पास हो गया था, तो आप लोगों को ये पार्ट मिस हो गया। अब फिर से देख लीजिए। NPK दलहन के लिए 1:2:1 होता है, मोटे अनाज के लिए 1:2:4 होता है। आंवले की किस्म मैंने कृष्णा और कंचन को इम्पोर्टेंट बताया था। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 चीज़ें हैं, जाइलम और फ्लोएम मैंने बताया था। जल से जाइलम रिलेटेड होता है, देखिए जल जाइलम एक जैसा जा से वर्ड आ रहा है, तो ये याद रखिएगा। फ्लोएम जो है खाने का फ्लो करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। खाद्य प्रसंस्करण के जनक कौन कहलाते हैं? ये एपर्ड कहलाते हैं, निकोलस एपर्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। फल प्रोसेसिंग जो कारखाना है वो कहाँ है? वो है हिमाचल प्रदेश में। सरकार द्वारा फूड प्रोडक्ट्स आर्डर पास हुआ 1955 में। इसके अलावा ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फलों में अधिकतर शर्करा कौन सी पाई जाती है? फ्रक्टोज। काफ़ी लोग ग्लूकोज लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि फल मीठे लगते हैं तो उनको लगता है ग्लूकोज पाया जाता है, बट ऐसा नहीं है। और इसी कन्फ्यूजन का आयोग फ़ायदा उठाता है और कई बार ये पूछा जाता है। अभी टेंडेंसी कम हो गई है पूछने की, बट पहले ये एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। फलों में खाद्य पदार्थों का प्रोसेसिंग हेतु 3 गामा संयंत्र जो हैं वो सोनीपत में हैं, अंबरनाथ में और बड़ोदरा। ठीक है, आगे चलते हैं। फलों में पैक्टीन की मात्रा देखिए। ये पैक्टीन क्या होता है? पैक्टीन एक्चुअली एक कार्बोहाइड्रेट ही होती है जो सेल वॉल के बीच में जो है पाई जाती है, और जब कच्चे फल होते हैं तो इसमें यही चीज़ जो है प्रोटोपैक्टिन कहलाती है, और जब फल पकने लगते हैं तो ये प्रोटोपैक्टिन पैक्टिन में बदल जाता है। ठीक है, और ये क्या होती है? एक सिंपल शुगर ही होती है, समझिए सिंपल शुगर होती है। अब सिंपल शुगर में हो जाएगी तो इसीलिए जो फल होता है वो मुलायम लगने लगता है आपको, और कैसा लगने लगता है? मीठा लगने लगता है पकने पे। ठीक है, तो मीठा और जो मुलायम लगता है वो पैक्टिन के कारण लगता है। अब पूछें इसकी मात्रा किससे ज्ञात की जाती है? जेली से। अब जेली बनाते हैं तो जेली ही बनाने के लिए ये जिसका यूज करते हैं, हाँ, कि किस फल में कितना जेली बनाया जा सकता है, कितना ज़्यादा, उस वो डिपेंड करेगा पैक्टिन की मात्रा पे, तो इसीलिए जेली मीटर यूज करते हैं। अब चीनी की सांद्रता, कौन सा फल कितना मीठा है, इसका यूज करेंगे रिफ्रैक्टोमीटर। अभी आप पढ़े थे कि फ्रक्टोज पाया जाता है मीठे में ना, तो फ्रक्टो से रिफ्रैक्टोमीटर हो जाएगा। आगे चले। भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय कब स्थापित किया गया? 88 में किया गया। आपको पता होगा अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाते हैं तो अगर आप पिछले 4-5 साल का आप देखेंगे, 4-5 साल का पेपर, तो इसमें जो अलग अलग आयोग जो है स्थापित किए जाते हैं वो पूछा जाता है कौन सा आयोग कब किया गया। ठीक है, तो आप इस पर मेरे ख्याल से स्पेशली एक अलग नोट्स बना लीजिए जिसमें आप ये लिख लीजिए कौन सा मंत्रालय कब स्थापित किया गया, किसका क्या नाम परिवर्तित किया गया। तो ये एग्ज़ाम में आपका 1-2 नंबर आपका कंफर्म करा सकता है, और एग्ज़ाम में एक नंबर का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, जेली बनाने के लिए उचित फल जिसमें पैक्टिन और अम्ल दोनों पाए जाते हैं, तो ये अमरूद होता है, आपको पता होगा। भारत में प्रथम फल और सब्जी प्रसंस्करण कारखाना कहाँ है? तो ये मैसूर में है, आपको पता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है आपका खाद्य और कृषि संगठन, ये इम्पॉर्टेंट है ये भी, जिसे आप FAO कहते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तो बहुत सारी चीज़ें बनी थी, उसमें एक ये भी था FAO। और आप किसी भूखे को खिला देंगे तो आपको आशीर्वाद देगा, रोम रोम से आशीष देगा, तो आप रोम याद कर सकते हैं। ठीक है, कृषि से रिलेटेड जो संगठन है। ठीक है, बैगन की किस्म है, भिंडी की किस्म है, ये सब अभी के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं, तो इस पर अगर कुछ स्पेसिफिक होगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए ये इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये देखिए, ये जो है ये इस बार आया था, ये जो है इस बार आप RO में RO जो 2016 का पेपर 2020 में हुआ, इसमें हूबहू सेम क्वेश्चन था, तो आप इसे याद कर लीजिएगा
आप इसे याद कर लीजिएगा। IIVR, VR मतलब वी का हो गया वेजिटेबल रिसर्च सेंटर, ये कहाँ है? वाराणसी में है। P से पल्सेज हो गया यानी दलहन अनुसंधान कहाँ है? कानपुर में है। ठीक है। S से कहेंगे आपका S से हाँ, आपका S जो है, S से हो गया आपका शुगर केन और S से हो गया हॉर्टिकल्चर। ठीक है। बागवानी, तो बागवानी आप बताया गया था कि बेंगलोर में है। बाकी अभी आगे इस पर एक स्पेसिफिक मैट्रिक भी बनाऊंगा और इस पे जो है आपको शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में दोनों याद होने चाहिए। ठीक है। तो ये वेजिटेबल, पल्सेस और शुगर केन, गन्ना अनुसंधान और ये हॉर्टिकल्चर, ये चारों आपको याद होने चाहिए। आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ जिसमें हम आपको बताएंगे कि अलग अलग जो पंचवर्षीय योजनाएं चली हैं उसमें कृषि के संबंध में और क्या क्या प्रमुख फैसले लिए गए। ठीक है। वो आपको एग्रीकल्चर में भी फ़ायदा करेगा और आपको एग्रीकल्चर में और इकोनॉमिक्स में भी आपको फ़ायदा करेगा। ठीक है। तो आज की क्लास के लिए, आज की पूरी क्लास देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ, नई एनर्जी के साथ। थैंक यू वेरी मच।